जय हिंद साथियों, ये मेरी प्रथम क्लास है और प्रथम क्लास में मैं मनोविज्ञान का परिचय आप लोगों से पूरा विस्तृत तौर पर चर्चा करूंगा कि आखिर ये मनोविज्ञान है क्या। और आप लोगों के में ये अलग से तो नहीं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए होंगे जितने भी हमारे छात्र। तो पहले आप लोग ये देखना कि किसी मनोविज्ञान को आप विशेष धर्म से जोड़कर मत देखना। मैं आप लोगों को एक एक बात क्लियर किए दे रहा हूं कि आखिर कैसे मनोविज्ञान का उद्भव हुआ और किन किन आदर्श जो विशेष नियम रीति रिवाज हैं, जो सामाजिक परंपराएं हैं, कहाँ से आई इसमें, और एक कैसे फिर हमारी नैतिक नियम बन गए और जो हम लोगों को वर्तमान में या व्यवहारिक जीवन में ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों को धर्मगुरु के यदि पद पर आप योग्यता रखते हैं, आप योग्य होना चाहते हैं, तो आपके लिए क्यों जरूरी है, तो ये हम लोग सबसे पहले जान लेंगे। तो मैं जो शब्द आप लोगों को ज्यादा समझ में आए मैं वो लिखने की कोशिश करूंगा। साइकोलॉजी। अब यहां पे मैं दोनों शब्द लिखूंगा, मनोविज्ञान, ठीक है, क्योंकि इसको लिखना इसलिए जरूरी है। और एक होता है मॉरलिटी और एक होता है एथिक्स। तो एथिका ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस शब्दों का आपको मतलब, क्योंकि ये सबसे बृहद व्यापक रूप एथिक्स का है और एथिका जो हमारा यूनान भाषा का शब्द है तो इसका मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है। और ये मोरल ये हमारा ये भी यूनान भाषा का नहीं है, लेकिन इंग्लिश शब्द इसका भी मतलब होता है रीति रिवाज। ये मोरल मोरलिटी नैतिकता से निकला है, वो एथिका एथिक्स से निकला हुआ है जो हमारा नीति शास्त्र। अब आ जाते हैं हम लोग मनोविज्ञान पर। ये एक छोटा, आखिर ये मन का विज्ञान आपको क्या सलाह देता है कि आप लोगों को क्या आना चाहिए, वो कौन से नियम आप लोगों को फॉलो करने चाहिए, कौन से आपको ऐसे नियम हैं या कर्म हैं जो आप लोगों को, या आपका व्यवहार है, आचरण है कि जो आपको नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह एक बात समझा दूं कि आप लोग जो अलग से देख रहे हैं ना, ये धर्म का ही एक रूप है। लेकिन आप लोगों ने जब अध्ययन किया है तो उस अध्ययन में आप लोग उन सारी स्थितियों को समझ नहीं पाए हैं जो हमारे महापुरुषों ने या जो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सुझाए थे। आपने उस पढ़ने के दौरान आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले एक तो आम तौर पर जब मान लो कि धर्म नहीं है, हालांकि अलग अलग धर्म में अपनी अपनी परंपराएं हैं और कौन कब मानता है कि हमारी कब से शुरुआत है, तो हम लोग अब यहाँ धर्म में नहीं घुसेंगे। ना धर्म पर हम लोगों को कोई विश्लेषण करना है, ना चर्चा करनी है। हम लोगों को तो सिर्फ जब मानव ने साथ साथ एक सामाजिक जीवन में या एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब इन लोगों को ऐसे कुछ नियमों की जरूरत पड़ी कि जिसमें इनके साथ संतुलन बना रहे, एक दूसरे मानव के साथ संघर्ष ना हो। तो जो भी इनकी इच्छा है, उद्देश्य है और स्वार्थ है, रुचि है, इन सारे में जानना है तो आप लोगों को लिखता चलूंगा। इच्छा, उद्देश्य, रुचि, स्वार्थ, ठीक है। इनमें सब चीजों में संघर्ष ना हो या इनमें संघर्ष कम करना या समाप्त करना, ये समाप्त करने की कोशिश की गई। तो इसके लिए जो सामाजिक रीति रिवाज या परंपराएं या ऐसे विशेष नियम गढ़े गए जिसमें पूरे समाज में संतुलन, सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इन शब्दों को आप लोगों को भले ही नहीं, लेकिन आपके जीवन में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये शब्द जहां तक आपको कोशिश हो सके तो अपने व्यवहारिक जीवन में बोलने की या इनका मतलब जगह जगह प्रयोग करने की कोशिश करना। संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।
मतलब इनमें लड़ाई झगड़े ना हो, कोई टकराव ना हो हितों का। तो पहले तो आप लोग जानते होंगे कि शुरुआत में जब पहले बिखराव में जब एकत्रित रहना शुरू हुआ तो उसमें कई कबीलों के रूप में छोटे छोटे रहने लगे, तो उनमें बहुत सारे ऐसे संघर्ष होते थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे विशेष नियम, परंपराएं और सामाजिक रीति रिवाज है, ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे सुनने के लिए। इनको मूल सिद्धांत बोलेंगे हम लोग, आदर्श मूलक नियम बोलेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, विशेष नियम और मूल सिद्धांत या आदर्श मूलक नियम, तो इन सारी चीजें एक ही है। तो हम लोगों पहुंचते हैं कि जैसे ही मनुष्य ने सामाजिक जीवन अपना सामान्य व्यतीत स्टार्ट किया तो उसकी जो इच्छा है, स्वार्थ, उद्देश्य, इन सबों में उनको लगे कि संघर्ष ना हो, और इन संघर्षों को, टकराहट को कम करने के लिए ऐसे कुछ नियम, रीति रिवाज बनाए गए इसमें उनका एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन आगे बढ़ सके। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब जो आप लोग अपने धर्म ग्रंथों में देखते हैं, जो भी मैं आप लोग धीरे धीरे लिखते चलना, बाकी ये सब्जेक्ट इतना आप लोगों को शब्दों में कंफ्यूज करेगा कि शायद, अब देखो आप लोगों ने धर्म बहुत अच्छी तरह पढ़ा है मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों ने धर्म एक कर्मकांड के नजरिए से पढ़ा है, तो अब ये चीजें आप लोगों को समझना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसने ईमानदारी से धर्म का अध्ययन किया है तो वो उसके लिए सारी कोई चीजें बड़ी नहीं है, क्योंकि यहीं से आप लोगों के जो नैतिक नियम धर्म में आए हैं। अब आप लोगों ने तो कर्मकांड संबंधी ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो कर्मकांड में ऐसी कोई कथाएं बहुत सारी आप लोगों ने पढ़ी होंगी जिसमें नैतिक मानक आदर्शों का, ये सारी चीजों का वर्णन आता है। हालांकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो बात अलग है। अब ये जो रीति रिवाज होंगे या सामाजिक परंपराएं हैं, ये अब आता है हमारे धर्म की उत्पत्ति। देखो ये मत कि कोई धर्म वाले, जैसे हिंदू धर्म है तो वो बोलते हैं कि हमारा आदिकाल से है, लेकिन हम लोगों को जब कोई विशेष मनोविज्ञान समझना है या साइकोलॉजी समझेंगे तो उसमें जैसा उसका स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब जब ये सारे नियम चीजें हमारे ऋषि मुनि मान लो या हमारे पूर्वज मान लो, देखो ऐसा कोई विषय, हालांकि पश्चिम वाले ये सब चीजें गढ़ते हैं कि हमारे यहाँ से लिया गया ये सारे नियम, और भारत वाले मतलब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है इन सारी नियमों विषय, ये सारे कुछ जानते नहीं थे। लेकिन ये हमारे पूर्वज पहले ही गढ़ चुके थे, ये सारे रीति रिवाज, ये नियम, ये नैतिक सिद्धांत, ये नैतिक आदर्श हमारे यहाँ पे पहले ही हो चुके थे। लेकिन समस्याएं क्या होती हैं कि हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि आपके जो क्षेत्र का कोई बाबा है तो वहाँ क्षेत्र पर मन ना पूजा जाएगा, वो दूसरी जगह इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि जैसे उसको एक ईश्वर स्वरूप देखने लगे, लोग मानने लगे, पूजने लगे। तो यही समस्याएं होती हैं कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, लोकल जो नॉलेज है, उसको इतना महत्वता ना देकर और बाहरी रिसर्चों के इन सारी चीजों को महत्वता दी जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा सारा ज्ञान मतलब एक उनका अर्थपूर्ण रह जाता है, हो जाता है अर्थपूर्ण। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को, अब ये धर्म में सारे नैतिक सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों जो भी, जिन लोगों ने भी रचनाएं की हैं या धर्म ग्रंथ लिखे हैं, तो ये सारी चीजें, रीति रिवाजें उसी में मिली है। और वर्तमान में जो व्यवहारिक तौर पर आप नैतिक सिद्धांत या मनोविज्ञान मानते हैं, वो इन्हीं परंपराओं से, नैतिक आदर्शों से, ये सारी चीजों से निकलकर वर्तमान के नियमों को तोला जाता है। हालांकि कुछ चीजें इसमें नई वर्तमान विज्ञान के तौर पर तथ्यात्मक, वर्णनात्मक या मूल्यांकन स्पष्ट तौर पर कुछ शब्द जोड़े गए हैं, इसका थोड़ा और व्यापक रूप हो गया है। लेकिन ये सारी चीजें मूलतः हमारे पूर्वजों की देन है या हमारे प्राचीन भारत के जो नियम संस्कार है उन्हीं की देन है। तो अब ये हम लोगों को, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आखिर मनोविज्ञान और साइकोलॉजी है क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पे। देखो जब समाज हमारा रहने लगा, पहले तो आप लोग एक बात याद रखना, ये साइकोलॉजी केवल उन पर लागू होता है जो समाज के साथ रहते हैं, जैसे आप लोग कर्मकांड कराते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, सामान्य जीवन,
और उनके व्यक्तिगत निर्णयों का समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और ऐच्छिक कर्मों पर लागू होता है। देखो, इन सारी चीजों को मैं बताए दे रहा हूं, आपको बिल्कुल सब्र रखना है। अब आप धर्म को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखने लगेंगे कि अरे यार, हम लोग देख क्या रहे थे, हमारे ही धार्मिक ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में ऐसी कुछ चीजें, ऐसी बहुत मूल्यवान चीजें छुपी हुई हैं जो हमारे भारत के, जो भारतवर्ष के मतलब उद्धार के लिए या भारत को एक नई दिशा में हमारे नागरिकों को ले जाने के लिए एक नई ऊर्जा भर देगा। और ऐसे एक सकारात्मक संदेश या नियम आप लोगों को, कानून फॉलो करवाए जाएंगे, इसमें हमारा देश बहुत विकास करेगा। तो ये समस्याएं अब आप लोगों को अपने धर्मों की महत्वता समझनी है, और धर्मों से ही निकले हैं। आप ये नहीं समझना है कि किसी विशेष धर्म से। मैंने बोला था कि सभी के धर्मों में कुछ ऐसे मूल नैतिक सिद्धांत होते हैं जिन पर वर्तमान में जीवन जी के आप लोग एक सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। तो पहली बात, वो जीवन समाज में, कोई व्यक्ति यदि समाज में रहता है और सामाजिक जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, व्यक्तिगत निर्णय, उसके कुछ ऐसे कर्म हैं जो उसके ऐसे व्यवहार है, ऐसे आचरण हैं जो समाज के ऊपर प्रभाव छोड़ेंगे। और ऐच्छिक कर्मों पर, अब ऐच्छिक कर्म आप लोग, मैं बता दूं, एक होते हैं अनैच्छिक कर्म, एक होते हैं ऐच्छिक कर्म, दो होते हैं। तो ऐच्छिक कर्म में होते हैं कि आप लोग जो स्वयं से क्रिया करें, ठीक है, तो वो होता है एक होता है तो आपके कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन वो होते हैं आपके जीवन से, जैसे मेरे दिल की धड़कन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये होगा अनैच्छिक कर्म। ठीक है, जैसे मेरी श्वास है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी अनैच्छिक कर्म हो गया। जैसे मेरे शरीर की कोई ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त संचार है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन है तो मेरे शरीर में, तो ये हो गया अनैच्छिक कर्म। इस पर नीति शास्त्र या सब मनोविज्ञान लागू नहीं होता है। जो आपको ऐच्छिक कर्म है, तो जो आपको पता है कि ये यदि मैं कार्य करूंगा तो इसको मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरे देश पर, मेरे समाज पर गलत या मतलब सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो इसको हम ऐच्छिक कर्म मानेंगे। इस पर केवल लागू होता है। और नीति शास्त्र का एक और नियम हमें आप लोगों को समझा दूं कि ये बच्चों, विक्षिप्त लोगों और या मतलब पशुओं पर इन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये केवल ऐच्छिक कर्म हो। जब तक आप जानेंगे, अपनी इच्छा से कोई कार्य का निष्पादन नहीं करते हैं, तो जब तक नीति शास्त्र के आप दायरे से बाहर हैं। तो इस पर आप बच्चे, विक्षिप्त मतलब मानसिक रूप से कमजोर, और जानवर, इन चीजों पर लागू नहीं होते हैं। एक होता है ऐच्छिक कर्म, एक होता है अनैच्छिक कर्म। और एक होता है, जैसे आप आदतन अपराधी है, ये है तो अनैच्छिक कर्म, लेकिन अब उसकी आदत में इस पे एक शब्द इसमें, और ये अनैच्छिक कर्म है, आदतन अपराधी, लेकिन उसकी आदत हो चुकी है बार बार गुनाह करने की, अपराध करने की। लेकिन जब उसने शुरुआत किया था, इस अपराध या करना शुरू किया था या सीखना प्रारंभ किया था, तो इसमें उसका ये, इसलिए यहाँ पे नीति शास्त्र लागू हो जाएगा कि उस समय वो ऐच्छिक कर्म था, लेकिन वो बार बार ऐसा कर्म करते करते वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया है, जो आत्तन अपराधी के रूप में देखा जा रहा है। तो वर्तमान में तो उसकी स्थिति अनैच्छिक जरूर हो जाएगी, लेकिन उस समय ऐच्छिक थी, इसलिए ये दोषपूर्ण माना जाएगा। तो अब ये चीजें आप लोगों को मुझे लगता है कि अब क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे हम लोगों को किन सिद्धांतों, किन मूल सिद्धांतों पर, आदर्शों पर बंटना है, और ये सारा कहीं से कुछ नया नहीं है। आप ये मत समझना कि ये सारी पश्चिम की देन है, ये सारी हमारी भारतीय परंपरा की देन है। अब मैं कुछ चीजें और जो भारतीय ज्ञान परंपरा में आप लोगों को बता दूंगा, आज वो सारे आप लोगों के दिमाग के मैं स्क्रू ढीले कर दूंगा कि आप लोग स्वयं भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि हमारी भारत की ज्ञान परंपरा क्या है। पहले तो मैं एक आप लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानकारी दे दूं। देखो, उसी देश का ज्ञान समृद्ध होगा, विकसित होगा, जिसमें विश्लेषण, आलोचना,
मूल्यांकन, ये शब्दों के देखो, ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेष तौर पर मूल शब्द। लेकिन वर्तमान में अभी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं कि आप सरकार की यदि आलोचना करते हैं तो आप देशद्रोही माने जाते हैं। मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा अभी वर्तमान में, या हम लोग जो विश्वगुरु माने जाते थे, इसी ज्ञान परंपरा की वजह से माने जाते थे, क्योंकि हमारा भारत के लोग थे इतने मानसिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर इतने विकसित थे कि बाकी हमारे सामने कोई उस समय प्राचीन भारत में टिकने की कोई सामने किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए हम लोग विश्वगुरु माने जाते थे। अब वर्तमान में उसी विश्वगुरु का नाम कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य में लोग उपयोग करने लगे हैं, तो उसमें हमें अभी हम लोगों को विवाद में नहीं जाना है। अब हम लोग यदि जिस भी क्षेत्र में विश्लेषण हो, आलोचना हो, मूल्यांकन हो, वो ये तथ्यात्मक, तर्कसंगत नियमों पर आधारित हो, तो यही तो साइकोलॉजी है, यही तो मनोविज्ञान है। अब आप ये बताएं मुझे दोनों में अंतर करके कि ये सारी चीजें हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में है कि नहीं है। अंतर केवल इतना है कि हम लोगों को समझने का है। अब आप ये नहीं समझ लेना, देखो सभी धर्म के मुझे फॉलो करते हैं, मुझे पता है, तो आप कोई विशेष धर्म में, आपके धर्म में भी यही सब मूल सिद्धांत है, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं हूँ किसी विशेष धर्म से नहीं बता रहा हूँ। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जो हिंदू बोलते हैं, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, जब से हम लोग अभी विकास में हम लोगों को मानेंगे वैदिक काल से, कि क्या ज्ञान परंपरा रही हो, कैसे हम लोग श्रुति गुरु से आगे चलते हैं, और फिर हम लोग सुनने की क्या कला से कितना महत्व देखते हैं बोलने से ज्यादा। इन सारी चीजों को मैं एक अलग से ले लूंगा। लेकिन अब आप लोग यहाँ से तो स्पष्ट हो गया ना, ये साइको जो हमारा जो नीति शास्त्र, अभी एथिक्स, ये सारी चीजें जो पश्चिम के राग अलापते हैं लोग, तो ये भारत की ही देन है, ये तो स्पष्ट मैंने कर दिया। और यहीं से भारतीय ज्ञान परंपरा में ये शब्द है, इनका मतलब थोड़ा व्यवहारिक, देखो अंतर व्यवहारिकता में उस समय में एक आप लोगों को और बता दूं कि जो हमारे आदर्श मूलक नियम है, या जो विशेष नियम, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाजें हैं, ये उस समय हो सकता है कि वर्तमान में सारी प्रासंगिक ना हो, लेकिन बाकी अधिकतर तो प्रासंगिक है। इसलिए क्योंकि उस समय प्राचीन समय में कोई ऐसा नियम या परंपरा मान ले कि उस समय ज्यादा प्रासंगिक हो, लेकिन वर्तमान में वो अप्रासंगिक, तो आप उसको ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं ये नहीं होता। हालांकि कुछ समय अनुसार जैसे हमारा समय आगे बढ़ता है, तो जो भी चीजें ऐसी हैं जो सामाजिक नियमों के खिलाफ हो या समाज में कुछ नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये धीरे धीरे सब चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन कुछ धर्मों में जो हम लोग देखते हैं कि बदलाव आता है, पहले का प्राचीन धर्म कुछ अलग है, वर्तमान में कुछ व्याख्या, मतलब धर्म तो एक ही है, एक ही सारा कुछ उसका मूल सार है, लेकिन व्याख्याकर्ता अलग अलग हो गए, तो उसको हम लोगों को नहीं समझना है, क्योंकि हम लोगों को बनना है धर्मगुरु। और धर्म मूलतः जो आधारित है वो हमारे आदर्शों पर, प्राचीन महापुरुषों के या प्राचीन रीति रिवाज परंपराओं के। और यही हम लोग, आप लोग बोलते हैं ना, जैसे कि साइकोलॉजी एक अलग से जोड़ दिया। अब आप लोग इस दोनों चीजों में बता दें कि भाई अब इसमें अलग से कहाँ आया साइकोलॉजी। आप शब्द जरूर है इंग्लिश का, आप लोगों को नया लगता है, बाकी अब मैंने बताया था कि आप लोग कंफ्यूजन में इसीलिए रहते हैं। अब मेरे लिए तो मनोविज्ञान यही है, प्राचीन परंपराएं, रीति रिवाज। तो अब आप लोग इसमें अंतर मुझे, यदि जिस भी हमारे साथी को, दोस्त को आ जाए। और मैं एक बात और बोल दूंगा, अब हमारी यहाँ से क्लास शुरू होती है, तो आप लोगों को बाकी जो मस्ती जो भी प्लेटफॉर्मों पे करनी है, यहाँ पे आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ेंगे तो ये हमारा विषय बहुत अच्छा है। मैंने बताया था कि यदि आप लोग अपने परिवार वालों को, विशेष तौर पर माताओं बहनों को, यदि ये सारी चीजें आप इसका ज्ञान
या करवा देते हैं, ये सारे विषय का ज्ञान उनको हो जाता है, तो मैं ये गारंटी से दे सकता हूं कि उनका ना तो कभी कोई जिंदगी में शोषण कर पाएगा किसी भी तरीके से, चाहे शारीरिक आप मान सकते हैं, चाहे आर्थिक तौर पर। मतलब मेरा राजनीतिक तौर पर मेरा दृष्टिकोण एक थोड़ा अलग रहता है, तो ना तो कोई शोषण, ना उनके अंदर कोई अन्य सामाजिक व्यक्ति या अन्य लोगों के प्रति कभी उनके अंदर ना तो भय डर होगा। तो इसलिए मुझे लगता है हमारे भारत देश को पहली तो जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो भी नागरिक हैं, उनको आर्मी या इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग की जरूरत है 1 से 1.5 महीने। देखो सभी जो सैनिक कर्तव्य निभाते हैं उनको तो 4 से 5 महीने, वो बात अलग हो गई, लेकिन 1 से 1.5 महीने इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, सक्रिय। और इन सारे सिद्धांतों की सभी नागरिकों को जरूरत है, वो अपना धर्मों का मूल समझ तो पाए कि आखिर हमारे धर्म में क्या है। अभी वर्तमान में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जो तर्कवादी होते हैं, इनको वर्तमान में सुधारवादी भी बोलते हैं और उग्र सुधारवादी। अभी दक्षिणपंथी और वामपंथी आप लोगों ने 2 शब्द सुने होंगे कि कोई यदि ज्यादा त्वरित सुधार की मांग करे या पश्चिम के आधार पर हमारे यहाँ सुधार की बात करता है, तो उसको हम वामपंथी बोलने लगते हैं या लेफ्टिस्ट बोलते हैं, यदि इंग्लिश का शब्द आ जाए समझ में। लेकिन इनके लोगों की गलती केवल इतनी है कि जो पश्चिम में विकास हो चुका है उसके आधार पे सुधार की हमारे चेष्टा करते हैं सरकार से, लेकिन वर्तमान में भारत की ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं है कि जो इतने त्वरित सुधार हो जाए। ये तो जैसे ही भारत हमारा धीरे धीरे भारत के लोग शिक्षित होते जाएंगे, हमारी आर्थिक उन्नति, अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तो इन लोगों को लेफ्टिस्ट और जो राइट विंग अपने आप को मानते हैं दक्षिणपंथी, तो उनका होता है कि भाई हम लोग परंपराओं के अनुसार चलेंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी परंपराएं नहीं। इनका उग्र सुधारवादियों का होता है कि भाई इन सारी चीजों को छोड़ दो, ये सारी व्यवस्थाएं या ये सारी परंपराएं व्यर्थ हैं और इसमें हमारे मानव लोगों का नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। जो भी आप कोई जातिवादी नेता देखते हो, यदि वो जातिवादी बातें करके उकसाता है तो आप उनका थोड़ा गौर से सुनना। यहाँ से आप लोगों में केवल दिमाग में एक ही विकास होगा, मनोविज्ञान के परिचय से, कि आप न्यूज देखना। और ये मैं तो इन लोगों को कभी नेताओं को पसंद ही नहीं करता, ना इनके बयान सुनता, क्योंकि मैं ये उलझुल बयान एक दूसरे के इधर से उधर कहीं जुड़ते ही नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं होती जो हमारे देश के विकास, हमारे नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई बातें करता हूँ। तो मैं तो केवल जो भी ऑफिशियल है उन पे ज्यादा फोकस करता हूँ, आम चर्चाएं तो कभी नेताओं की सुनता नहीं। तो यहाँ से आप लोगों का दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा कि हमारे यहाँ क्यों कौन कौन संस्थाओं में और कौन कौन हमारे यहाँ पे नियम और बिल्कुल एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से लागू होते हैं। क्यों नहीं एकदम से ये लोग जो लेफ्टिस्ट लोग, हम लोग, उनकी भी गलती नहीं है। वो मतलब मैंने आपको बोला कि वो उग्र सुधारवादी है, तो उनको लगता है कि ये सारी परंपराएं जो प्राचीन है इनको छोड़ते और तुरंत पश्चिम वाले जो एकदम से सुधार, वहां पे इतनी उन्नति हो गई है समाज के लोगों में या व्यवस्थाओं में, तो वो हमारे यहाँ तुरंत आना चाहिए। लेकिन यहाँ इतना यथासंभव नहीं है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। तो हम लोगों को अब परिस्थितियां के अनुरूप अपने भारत देश के नागरिकों की व्यवस्थाओं को सरकार को देखना है। हम लोगों को ना राइटिस्ट बनना है ना लेफ्टिस्ट बनना है, इन सारी चीजों को दूर रहना है, इन सारी चीजों से। अब मनोविज्ञान का मैं मूल मतलब क्या है इस पर आते हैं। देखो आप लोगों ने गांधी जी के 3 बंदर सुने होंगे, सॉरी, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। अब 2 और मेरे तरफ से जोड़ लेना, एक जानना और एक सीखना। इन सारे 5 चीजों पर पूरा साइकोलॉजी मनोविज्ञान टिका हुआ है। देखो मन का अपने अंदर के तथ्यात्मक तर्क सहित मूल्यांकन करना ही मनोविज्ञान है। इसमें कुछ विज्ञान की प्रवृत्तियां वर्तमान में जोड़ी गई हैं,
पहले केवल शास्त्र, नीति शास्त्र में जो आप लोग मनोविज्ञान या नैतिकता मानते केवल वो थे। वर्तमान में कुछ ऐसी ये परिस्थितियां या स्थितियां जोड़ दी गई हैं जो विज्ञान का स्वरूप धारण किया, इसलिए हम लोग इसको मनोविज्ञान बोलने लगे हैं। तो ये थोड़ा अंतर समझ लेना है आपको, देखने में, सुनने में, कहने में और जानने में और सीखने में, इन सारी चीजों में आप लोगों को साइकोलॉजी का अध्ययन करना है। अभी ये मैं केवल आप लोगों को परिचय के तौर पर दिखा रहा हूं कि हम लोग किस किस क्षेत्र में देखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मनुष्य के स्वभाव पर, ये प्रभाव कहाँ कहाँ डाल रहा है और हमको ये क्यों जरूरी है। पहले बात तो जो साइकोलॉजी कार्य करता है वो मनुष्य, सामान्य मनुष्य, ये याद रखना, यदि वो सामान्य मनुष्य नहीं है और समाज के साथ नहीं रह रहा है तो उस पर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ना उसके कर्मों का समाज पर, ना समाज के कर्मों का उस पर। तो ये बात याद रखना, सामान्य मनुष्य का स्वभाव, संभावना और सीमाओं का अध्ययन। जो भी मैं या आप आचरण करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, अपने कर्म है, तो उसमें ये सारी चीजें निकल के आती हैं कि देखो आप लोगों को क्या करना चाहिए अपने विकास के लिए, ठीक है, और आपको अपने समाज के विकास के लिए क्या करना चाहिए। आपको स्वार्थपूर्ण व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप यदि स्वार्थपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो आपका समाज के ऊपर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कुछ नियम आदर्श आपको फॉलो करने हैं जो आपके जीवन, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में एक सामंजस्य स्थापित कर सके, एक व्यवस्थित ढंग से आप दोनों का जीवन चल सके। तो आप लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान में रखते आगे बढ़ना है। अब नैतिक शास्त्र, जो मनोविज्ञान आपको सिखाता है कि आप जो कार्य करते हैं वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अब आपको ये कार्य क्यों करना चाहिए, आपको ये कार्य क्यों नहीं करना चाहिए, ये कार्य आपका उचित है या अनुचित है, आपका ये कर्तव्य है, यदि आपका कर्तव्य है तो आप इस कार्य को करने के लिए कहाँ तक स्वतंत्र हैं, ये सारे जो मूल सिद्धांत है इस पर कार्य करता है पूरा मनोविज्ञान। जो भी आप लोग वहाँ इंटरव्यू में प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे कि ये सारी चीजें, स्थितियां, अब आप लोग धीरे धीरे पूरा, आप जितना भी अभी जो नए हमारे साथी हैं तो वो जो धर्म का अध्ययन करेंगे, अब वो सब इन स्थितियों में केंद्र में रखकर वो आपका अध्ययन करेंगे, तो अब उनको तो ज्यादा बातें, अब कोई चुनौतियां आने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग अध्ययन कर चुके हैं और ऐसी कथाएं, अब आप एक बार दोबारा से अपना रिवाइज करना और सोचना कि आखिर कौन सी कथा कहाँ नैतिक सिद्धांतों को, कहाँ आदर्शों को लेकर को, कहाँ ऐसे विशेष नियम लगते हैं जो हमारे पूर्वज या हमारे ऋषि मुनिया जो भी हैं, जिन लोगों ने इन सारी परंपराओं को उपयोग किया है। तो यही हमारा मनोविज्ञान है और इससे कहीं कुछ नहीं है। लोगों का नजरिया देखने का कुछ अलग अलग है, वही चीज मैं बार बार एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। ये एक मैंने बोला था कि भ्रांतिपूर्ण जानकारी है, हालांकि ये सारे संबंध वही जोड़ सकता है जिसने थोड़ा एक गहन अध्ययन किया हो। वो इस सारे चीजों को, एक प्रोफेसर है जो पीएचडी कर चुका होता है हिस्ट्री में या साइकोलॉजी में, दर्शन शास्त्र में, तो इन सारी चीजों का उसको ज्ञान होता है, लेकिन वो आप लोगों से नहीं जुड़ पाता है अपना ज्ञान का। मैंने केवल इसीलिए ये रास्ता अपनाया था कि मैं आप लोगों से जो भी है, पहले तो आपकी नौकरी में तो शेयर किया ही जाएगा, लेकिन आपके जीवन में मेरा जो ज्ञान है वो आपको बिल्कुल एक दर्शन, जो विचारधारा, मैं एक, आप बोल सकते हैं कि कोई एक विचारधारा होता है ना, जो दर्शन बोलते किसी का, जैसे गांधीवादी दर्शन है या मार्क्सवादी विचारधारा है, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको उस नजरिए से देख रहे हैं। तो आप जो वर्तमान का दर्शन शास्त्र है वो आप एक हमारी प्राचीन परंपराओं के नजरिए से देखेंगे। यहाँ पे आपको सकारात्मक ये सोचना है कि कोई विशेष धर्म को नहीं देखना है, आपको वो नैतिक आदर्श देखने हैं, वो विशेष नियम देखने हैं जो हमारी इतनी उच्च आदर्श, मतलब उच्च पारिवारिक या उच्च सामाजिक व्यवस्था में शुरू से लागू थे, लेकिन वर्तमान में वो कैसे समस्या या चुनौतियां पेश हो गई हैं या वो हट गए हैं और हम लोगों ने कैसे दूसरा मार्ग पकड़ लिया है। तो आप लोगों को मनुष्य के स्वभाव, सीमाओं और संभावनाओं पर
अध्ययन करना, इन सारी चीजों पर, ये जितने भी नैतिक आदर्श नियम है, इन सारी चीजों पर हमको करना है। और तर्क संगत और तथ्यात्मक मैंने मूल्यांकन दिया कि ये हमारी व्यवहारिक विज्ञान का, ये व्यवहारिक दर्शन शास्त्र मान लें या मनोविज्ञान मान लें, ये तर्क संगत, ये तर्क वाला शब्द आया है ना, तथ्यात्मक, तथ्यों पर बात होगी और इसका मूल्यांकन होगा। पहले ये सारी चीजें इसलिए नहीं तो इसलिए उसको नीति शास्त्र बोलेंगे। अब नीति शास्त्र में मतलब ये मनोविज्ञान बोल रहे हैं, तो विज्ञान का केवल मतलब है कि अब हम लोग ऐसे केवल परंपराओं पर विश्वास नहीं करेंगे, आपको एक प्रमाणिक तर्क देना पड़ेंगे। जब हम इन चीजों पर एक आपको तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे और जो भी उसका परिणाम है उसका पूरा हम लोगों को सकारात्मक या नकारात्मक हुआ है, जो भी परिणाम निकलेगा हम तब विश्वास करेंगे। तो इन सारी चीजों पर हम लोगों को करते हुए, बढ़ते हुए, इन सारे जो भी तर्क हैं, जो विशेष नियम हैं, जो भी हमारे आदर्श, इन पर होते हुए हमको आगे बढ़ना है और यहीं से हम लोग नीति शास्त्र की समझ विकसित करेंगे। मैंने आप लोगों को 2-4 चीजें ऐसी बताई हैं जो आपको विशेष गौर करने। एक होता है ऐच्छिक कर्म, एक अनैच्छिक कर्म, तो इन पर आपको विशेष गौर करना है। ये 5 शब्द आप लोगों को देखना, सुनना, जानना, सीखना और समझना, इन पर आप लोगों को विशेष गौर करना है। और कौन से ऐसे हमारे मूल सिद्धांत हैं जो नैतिक आदर्श हैं, जो हमारे विशेष नियम हमारी प्राचीन परंपराओं में, जो अभी वर्तमान में हमारे नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र या साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के तौर पर बाहर मतलब बाहर निकल के आए, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एक बात और, आपके कुछ जो आपके जीवन से संबंधित और आज जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, तो वो आप लोगों को देख लेना है। ये आप देख सकते हैं कि हर्ष, प्रेम, क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या, इन सारे स्थितियों को आप कैसे अनुभूति करते हैं और इनका क्या फायदा या क्या मतलब आप लोगों को उत्साह होता है या क्या आपको दुख होता है, दुख तकलीफ होती है। तो इन सारी स्थितियों को आपको अनुभव करने का पूरा ज्ञान आ जाएगा। आप इन सारी चीज़ों की, जो भी वर्तमान में आप स्थितियां, जो मानव क्रियाएं होती हैं, मानव क्रियाएं से जो भी संबंधित आप लोग ऐच्छिक अनैच्छिक कर्म, एक दो उसमें भी 2 चीजें होती हैं, एक नीति शास्त्र, एक अधिनीति शास्त्र। तो इसमें दोनों 2 अलग अलग स्थितियां हो जाती हैं। ये हम लोग आगे का विषय में आप लोगों को आगे बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। लेकिन ये सब आप लोग जो भी मानव के संबंधित क्रियाएं जीवन से होती हैं, तो उन लोगों को, उन सब क्रियाओं की आप लोगों को अनुभूति और इन सब चीजों को अध्ययन करना या समझना, ये कला भी आप लोगों में ये साइकोलॉजी से विकसित होगी। तो अब आज से हमारी क्लास, ये पूरा परिचय मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ और केवल मैंने ये सारा बताया कि हम लोग कहाँ कैसे, हम लोगों को इसका केवल ये है कि ये कार्य हमको क्यों करना चाहिए, ये कार्य हमको क्यों नहीं करना चाहिए, और यदि नहीं करें तो इसके लिए कौन से वो नैतिक आदर्श हैं या कौन से वो कारण हैं या कौन सा वो परिणाम है जिसके वो देखते हुए हम हमारे समाज पर या हमारे व्यक्तिगत जीवन में गलत प्रभाव पड़ेगा, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। एक शब्द यदि आप इसी परिचय में जोड़ना चाहें तो देखो, नीति शास्त्र एक अलग है और एक होता है कानून। तो हमारा देश कानूनी तौर पर चलता है। यदि मुझे इधर बैठा दिया जाए, जज साहब को बगल में बैठा दिया जाए, तो जरूरी नहीं है कि दोनों लोग किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा दें। हाँ, मैं दोषी ठहरा सकता हूँ लेकिन जज साहब दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारे जो भी संविधान में वो नीति निर्देशक तत्व है, वो नैतिक आदर्श ही हैं। आप लोगों को अब थोड़ा समझ अपनी धीरे धीरे विकसित होने लगेगी कि आखिर क्या है। जैसे मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मुझे समाज सेवा का बहुत शौक रहता है। मैं, आप लोग अभी जरूरत में है, आपका रिटर्न होना है, आप धर्मगुरु की तैयारी करते हैं, मुझे साइकोलॉजी का या नीति शास्त्र का अच्छा ज्ञान है, तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बशर्ते मैं मान लूँ अब कि आप किसी विशेष क्षेत्र से हैं, मैं उधर कोई समस्या में पड़ गया हूँ। अब मैंने तो आप लोगों की देखो जरूरत पर बहुत ईमानदारी से और जितना भी हो सका आपकी मदद की है। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है और मुझे पता है कि अमुक व्यक्ति इस क्षेत्र में रहता है। अब मैंने आपको कॉल किया और आपसे मदद मांगी, लेकिन आपने मना कर दिया कि सर अब आप तो अपनी इच्छा पूर्वक
मेरी मदद किए थे, मैंने तो आप लोगों से कुछ आपसे कुछ बोला नहीं था कि आप मेरी मदद करिएगा, मत करते। तो इसमें मैं थोड़ा दुखी तकलीफ होगा, वो बात हो गई अलग। लेकिन ये जज साहब देखें तो ये मैं मानता हूँ एक नीति शास्त्र की दृष्टि से कि आप दोषी हैं। यदि सामाजिक मेरे को नहीं, आप वापस करने की नहीं है, यदि किसी को जरूरत पड़ती है कि आप यदि समाज से संबंधित रखते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपका ये कर्तव्य एक दायित्व तो बनता है कि आप अपने समाज के व्यक्ति की या समाज के लोगों की मदद करें किसी भी, यदि वो कोई समस्या में फंसता है। लेकिन कानूनी तौर पर ये दोष नहीं है। अब वो तो आपकी मर्जी थी, सामाजिक तौर पर आपने पढ़ाया, फ्री में पढ़ाया, और आपने जो भी क्षेत्र में उनको जरूरत पड़ी वो आपने उनकी मदद की। लेकिन अब ये नहीं है, कानून में ये तो लिखा नहीं है कि आपकी जो भी आपने समाज सेवा की है वो उसको वापस करनी पड़ेगी। तो देखो, दोनों लोगों की स्थितियां अलग हो गई हैं। उनकी नज़र में आप दोषपूर्ण नहीं हैं, लेकिन मेरी नैतिक दृष्टि से आप दोषपूर्ण हैं, क्योंकि आपका ये कर्तव्य है, नैतिक दायित्व होता है कि आप अपने समाज के, आप अपने देश के, आप अपने मोहल्ले के, आप अपने परिवार, मतलब किसी की नागरिक, देश के नागरिकों की आपको सहायता करनी चाहिए जरूरत पड़ने पर। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे। अब हमारा इसमें परिचय में मैंने पूरा जितना भी मटेरियल है, जितना भी जो कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, आपको जितनी भी जरूरत पड़ेगी है समझने की, वो मैंने सारे आपको डिस्कस कर दी है। ठीक है।